हमने आज से कुछ दिन पहले स्टील इंडस्ट्री पर वीडियो बनाई थी, जिस पर आपके रिस्पॉन्स ने पर्सनली मेरा दिल खुश कर दिया। अक्सर लोग समझते हैं कि स्टील सिर्फ रीबार यानी कि सरिये का नाम है, लेकिन स्टील की एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी भी है, फ्लैट स्टील, जिसे आम जुबान में स्टील की चादर कहा जाता है। हम सब अपने आसपास देखते हैं कि सरिया और गार्डर्स तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, लेकिन फ्लैट स्टील कहाँ इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में फ्लैट स्टील की एनुअल डिमांड रफली 2 से 2.5 मिलियन टन है। फ्लैट स्टील का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट यूज़ मोटरसाइकिल्स और ऑटो पार्ट्स में होता है, ख़ास तौर पर उनके ट्रंक्स और बॉडी पार्ट्स में। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली मोटरसाइकिल सेल्स नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और मंथली सेल्स रिकॉर्ड्स सेट कर रही हैं पाकिस्तान में। FY25 में तकरीबन 18 से 20 लाख बाइक्स सेल हुई थी और लास्ट फ्यू मंथ्स देखें तो रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं। और इन सब मोटरसाइकिल्स को बनाने के लिए फ्लैट स्टील यूज़ होता है। इसके अलावा फ्लैट स्टील ट्रांसफार्मर्स, होम अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज, डीप फ्रीज़र और स्टील स्टोरेज बॉक्सेस में भी यूज़ होता है। यानी कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल डिमांड से भी लिंक्ड है। अगर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेक्टर काफ़ी एफिशिएंट है। मेजर प्लेयर्स जैसे कि आयशा स्टील मिल्स और इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड अमेरिका और यूरोप को एक्सपोर्ट भी करते हैं। लॉन्ग स्टील के मुकाबले में, जहां प्रोडक्शन काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव होती है, यानी बिजली काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फ्लैट स्टील के केस में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इंडस्ट्री एनर्जी इंटेंसिव नहीं है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इस सेक्टर के बिजनेस और आउटलुक को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट, फ्लैट स्टील इंडस्ट्री का ROIC कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस सेक्टर के लिए क्या मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर हम इंटरनेशनल स्टील और आयशा स्टील के बिजनेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली सम एक्सपर्ट इनसाइट्स व्हेन इन्वेस्टिंग इन फ्लैट स्टील सेक्टर। पेन और पेपर साथ रख लें और वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि हम सब ने मिलकर पैसिव इनकम क्रिएट करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है, सैलरी इज़ गुड फॉर डेली एक्सपेंसेस बट वेल्थ इज़ बिल्ट बाय ओनिंग एसेट्स। और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने की आदत को अडॉप्ट करना। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फ्लैट स्टील किस तरह बनाया जाता है। शुरू में HRC यानी कि हॉट रोल्ड कॉइल को क्लीन किया जाता है ताकि उस पर लगी ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाए। उसके बाद कॉइल को 80 से 100 डिग्रीज तक प्री हीट किया जाता है। ये हीटिंग स्टील को मेल्ट नहीं करती, सिर्फ मॉइस्चर रिमूव करती है और रोलिंग के लिए मटेरियल को स्टेबल बनाती है। फिर HRC को री रोलिंग मिल में डाला जाता है, जहां हैवी रोलर्स उसकी थिकनेस कम करते हैं। रूम टेम्परेचर पर प्रेशर अप्लाई करके स्टील को थिन और स्मूथ बनाया जाता है। इसी प्रोसेस के बाद फाइनल प्रोडक्ट कोल्ड रोल्ड कॉइल यानी कि CRC रेडी हो जाता है। CRC HRC के मुकाबले में ज़्यादा स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज थिकनेस का होता है। इसलिए ये ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पैनल्स और ट्रांसफार्मर्स में यूज़ किया जाता है। आमतौर पर CRC की वैल्यू 500 से $550 पर टन के आसपास होती है। CRC की मज़ीद प्रोसेसिंग के बाद बहुत से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि गैल्वनाइज्ड और कलर कोटेड स्टील। गैल्वनाइज्ड स्टील बनाने के लिए CRC को मोल्टन जिंक में डिप किया जाता है, जिससे उस पर जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर लग जाती है जो उसे रस्ट से बचाती है। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट को रूफिंग, पाइप्स और कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। कलर कोटेड स्टील में गैल्वनाइज्ड शीट पर प्राइमर और पेंट कोट लगाया जाता है और कलर कोटेड स्टील शीट्स अप्लायंसेस और डेकोरेटिव पैनल्स में यूज होती हैं। इस बिजनेस में HRC मेन रॉ मटेरियल है और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा भी है और ओवरऑल कॉस्ट का 70 to 80% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता है। फ्लैट स्टील कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी असल में HRC और CRC के दरमियान प्राइस स्प्रेड पर डिपेंड करती है, क्योंकि उनका कोर बिजनेस HRC को प्रोसेस करके CRC गैल्वनाइज्ड और कलर कोटेड स्टील बनाना है।
अगर प्राइसेस की बात करें तो HRC की इंटरनेशनल प्राइस आमतौर पर 450 से 470 डॉलर्स पर टन की रेंज में रहती है, जबकि CRC HRC से अराउंड 70 टू 80 डॉलर्स ऊपर ट्रेड करता है। अब हम समझते हैं कि एक फ्लैट स्टील कंपनी का ROIC कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक 1 मिलियन टन कैपेसिटी का प्लांट लगाने के लिए तकरीबन रुपीस 10 टू 15 बिलियन की कॉस्ट लग जाती है। फ्लैट स्टील ज़्यादातर कैश पर ही सेल होता है, इसलिए इसका वर्किंग कैपिटल साइकिल लॉन्ग स्टील से काफ़ी बेहतर है। लॉन्ग स्टील में आपको याद होगा, मैंने वीडियो में बताया था कि डीलर्स को आपको स्टील बेचना होता है और आपको 2 से 3 महीने बाद पैसे मिलते हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो फ्लैट स्टील पे वापस आएँ तो इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किसी भी कंपनी को तकरीबन 1 मंथ का रॉ मटेरियल अपनी इन्वेंट्री में रखना पड़ता है फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हम एक सिंप्लीफाइड ऑपरेशनल एग्जांपल लें जहां प्लांट मॉडरेट यूटिलाइजेशन पर चल रहा हो, तो कंपनी को रॉ मटेरियल का कुछ इन्वेंट्री बफर मेंटेन करना पड़ता है। इस बफर की वैल्यू इंटरनेशनल HRC प्राइसेस और एक्सचेंज रेट पर डिपेंड कर सकती है, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। इसी वजह से फ्लैट स्टील बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल सिर्फ प्लांट कॉस्ट तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि वर्किंग कैपिटल भी मीनिंगफुल रोल प्ले करता है। फ्लैट स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल कॉस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 टन CRC प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन 100 यूनिट्स बिजली लगती है, यानी पावर कॉस्ट तकरीबन $10 पर टन बन जाती है कन्वर्जन कॉस्ट में। इसके साथ साथ प्लांट को रन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती हैं। CRC और HRC प्राइस स्प्रेड सेक्टर के मार्जिन्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर स्प्रेड कंप्रेस हो जाए तो मार्जिन्स नेचुरली टाइट हो जाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ्स भी प्राइसिंग एनवायरनमेंट को मटेरियली अफेक्ट करती हैं। 30% ड्यूटीज जो कि CRC पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्लाई की हुई हैं, और अगर CRC $500 के आसपास हो तो लोकल सेल्स पर कंपनीज को एडिशनल $150 का बफर मिल जाता है। तो ये आप नोट कर लें कि CRC ड्यूटी प्रोटेक्शन बहुत मीनिंगफुल चीज़ है इस सेक्टर के लिए, और कोई भी फ्यूचर चेंज हो तो आपने अलर्ट रहना है। ये तमाम नंबर्स असम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट कंडीशंस, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द फ्लैट स्टील सेक्टर कंपनीज, और वो ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान प्रॉफिट पर टन का फ़र्क। क्योंकि एक्सपोर्ट पर ड्यूटी प्रोटेक्शन नहीं होती और कंपनी रफली $20 पर टन प्रॉफिट अर्न कर रही होती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, लेकिन लोकल सेल्स में यही प्रॉफिट $100 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि आपको ड्यूटी प्रोटेक्शन से एडिशनल बेनिफिट मिल रहा होता है। इसलिए अगर सेल्स वॉल्यूम कभी भी आप देखें बढ़ रही हैं, तो आपने सिर्फ क्वांटिटी देखकर एक्साइट नहीं हो जाना, ये भी देखना है कि ये इंक्रीज इन सेल्स लोकल सेल्स से आ रहा है या एक्सपोर्ट सेल से आ रहा है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस लोकल सेल्स पे प्रॉफिट पर टन एक्सपोर्ट सेल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम चलते हैं फ्लैट स्टील कंपनीज की FY26 और FY27 की आउटलुक पे, जिसमें हम इंटरनेशनल स्टील और आयशा स्टील को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 की 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्ट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी ऑडिटेड रिपोर्ट बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि फाटा पाटा की सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन जो है इस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाटा पाटा की सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस ने डॉक्यूमेंटेड लोकल स्टील वॉल्यूम्स को लास्ट 7 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है।
ये कंपनीज जो लास्ट 7 ईयर्स के लिए फाटा पाटा रीजन में रजिस्टर्ड थी, इन पे 18% सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता था। तो ये कंपनी सस्ता स्टील बाकी सिटीज़ में भी डंप करती थी, लेकिन अब 10% सेल्स टैक्स अप्लाई हो चुका है, जो हर साल 2% बढ़ता रहेगा और 4 साल में लेवल प्लेइंग फील्ड अचीव हो जाएगी इस सेक्टर में। सेल्स टैक्स लगने के बाद ये मार्केट शेयर वापस डॉक्यूमेंटेड प्लेयर्स को मिलना शुरू ऑलरेडी हो चुका है। अब बात करते हैं फ्लैट स्टील में लिस्टेड इंडिविजुअल कंपनीज की। फ्लैट स्टील की सबसे बड़ी कंपनी इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड आमिर चिनॉय ग्रुप की कंपनी है, जो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के पायनियर्स हैं। ISL की टोटल कैपेसिटी है 1 मिलियन टन्स CRC, 460,000 गैल्वनाइज्ड कॉयल और तकरीबन 80,000 टन्स कलर कोटेड स्टील। एनर्जी रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने सोलर और कैप्टिव गैस प्लांट्स लगाए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी अपनी 75% बिजली कैप्टिव प्लांट से, 7% सोलर से और बाकी ग्रिड से यूज करती है। लेकिन रिसेंटली, जैसे आपने देखा होगा, पिछले साल में गैस कैप्टिव लेवी और अभी जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो इंडस्ट्रियल रेट्स को डिक्लाइन किया है इंडस्ट्रीज के लिए, और ये रेट 25 रुपीज़ पर यूनिट पर आ गया है, तो अब ऐसे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ISL जो है ग्रिड को ज़्यादा यूज़ करेगी। FY26 में ISL की सेल्स वॉल्यूम 4,20,000 के अराउंड अज्यूम की जा सकती हैं। CRC की एवरेज सेलिंग प्राइस तकरीबन 2,30,000 पर टन है। CRC HRC स्प्रेड और प्राइसिंग अजम्पशन से सेक्टर के रेवेन्यू डायनामिक्स का बिहेवियर समझना मुमकिन है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस फ्रेमवर्क से ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रेंड्स को भी देखा जा सकता है। फाइनेंस कॉस्ट, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकालकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एस्टिमेट किया जा सकता है, जिसके नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टैक्सेशन के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर रिटर्न्स भी कैलकुलेट किए गए हैं। FY27 में कंपनी के वॉल्यूम्स में इंक्रीज अज्यूम करके 4,60,000 के अराउंड अज्यूम किया जा सकता है, और अगर HRC CRC मार्जिन्स $130 ही रहे तो इन वॉल्यूम्स पर कंपनी का रेवेन्यू एस्टिमेट किया जा सकता है अराउंड 94 to 95 बिलियन रुपीस। ग्रॉस मार्जिन्स 12% ही रहे तो ग्रॉस प्रॉफिट रफली 11 बिलियन रुपीस तक अज्यूम किया जा सकता है। बाकी सब एक्सपेंसेस और टैक्सेस के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर रिटर्न भी कैलकुलेट किए गए हैं, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट कंडीशंस, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। फ्लैट स्टील सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी आयशा स्टील्स लिमिटेड पाकिस्तान के मशहूर आरिफ हबीब ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी तकरीबन 7 लाख टन है, जिसमें 4,50,000 टन कोल्ड रोल्ड कॉइल्स यानी कि CRC और 2.5 लाख टन गैल्वनाइज्ड कॉइल्स शामिल हैं। FY26 के फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस के मुताबिक कंपनी के वॉल्यूम्स 20,000 टन से बढ़कर 43,000 टन तक पहुंच गए हैं, जो कि फ्लैट स्टील डिमांड में स्ट्रॉन्ग रिकवरी का क्लियर सिग्नल है। और ये सिग्नल इस चीज़ का भी है कि मार्केट शेयर जो है वो डॉक्यूमेंटेड प्लेयर्स के पास आ रहा है। ये ग्रोथ इंडिकेट करती है कि मार्केट ग्रेजुअली स्टेबल हो रही है और लोकल प्लेयर्स को वॉल्यूम्स का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। FY26 में आयशा स्टील के वॉल्यूम्स 1,70,000 से 1,80,000 टन्स अज्यूम किए जा सकते हैं। CRC HRC स्प्रेड और प्राइसिंग अजम्पशन से सेक्टर के रेवेन्यू डायनामिक्स का बिहेवियर समझना और ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करना मुमकिन है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में क्योंकि पाकिस्तान में स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो कंपनी पे डेट बर्डन ज़्यादा है और इसी वजह से कंपनी की एनुअल फाइनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी फाइनेंस कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करके आप इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एस्टिमेट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। FY27 में कंपनी के सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज अज्यूम किया जा सकता है और ये बढ़कर 1,90,000 या 2 लाख टन तक भी जा सकते हैं। बाकी अजम्पशंस अगर कांस्टेंट रखें तो हम इन वॉल्यूम्स पर रेवेन्यू के साथ ग्रॉस प्रॉफिट भी एस्टिमेट कर सकते हैं एज शोन ऑन द स्क्रीन। बाकी सब एक्सपेंसेस और टैक्सेस के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर रिटर्न्स भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट कंडीशंस, प्राइसिंग
और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर डिपेंड कर सकते हैं। फुल डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में करें जिसको आप उसके ओनर की तरह अंडरस्टैंड करते हो। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सपर्ट इनसाइट्स व्हेन इन्वेस्टिंग इन फ्लैट स्टील कंपनीज। स्टील की डिमांड में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आयशा स्टील और इंटरनेशनल स्टील दोनों के प्लांट्स कराची में लोकेटेड है। कराची में होने की वजह से कंपनीज लोकल डिमांड और एक्सपोर्ट्स दोनों का फ़ायदा उठा लेती हैं। पोर्ट के ज़रिए यूएसए, यूरोप और कनाडा तक इजीली एक्सपोर्ट्स कर सकती हैं विदाउट एनी एडिशनल फ्रेट कॉस्ट। आइए एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट आपसे शेयर करते हैं और वो है गैल्वेलियम पर ड्यूटीज़ का लगना। मार्केट में पहले इंपोर्टर्स चाइना से गैल्वेलियम इंपोर्ट करके पाकिस्तान में डंप करते थे, जिससे लोकल कंपनीज की प्राइसिंग पर नेगेटिव इफेक्ट होता था। गैल्वेलियम असल में एक टाइप का कोटेड स्टील है जिसमें जिंक और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। ये कोटिंग स्टील को रस्ट और करोजन से बचाती है और इसकी लाइफ नॉर्मल गैल्वेनाइज्ड स्टील से ज़्यादा होती है। लेकिन अब नेशनल टैरिफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट कंपनीज पर गैल्वेलियम इंपोर्ट के लिए 40% तक टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं। स्पेसिफिक कंट्रीज और उन पर लगाए गए टैरिफ्स की डिटेल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। FY25 में टोटल ओवरऑल पाकिस्तान की लोकल फ्लैट स्टील की डिमांड तो इंक्रीज हुई, लेकिन गलत इंपोर्ट्स और एग्जेम्पशंस की वजह से इंपोर्टर्स ने 50 to 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोकल कंपनीज को वापस मिल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है IMF का ड्यूटी प्रोटेक्शन प्लान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान में टैरिफ रैशनलाइजेशन पुश कर रहा है, जिससे इंपोर्ट ड्यूटीज ग्रेजुअली कम की जा सकती हैं और इसकी रिफ्लेक्शन आपने पिछले बजट में भी देखी होगी। फिलहाल फिनिश्ड फ्लैट स्टील पर तकरीबन 31% ड्यूटी है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देती है, जैसे मैंने आपको पहले नंबर्स में भी एक्सप्लेन किया। क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल महंगा पड़ता है और लोकल कंपनीज इंटरनेशनल प्राइस से ऊपर भी कंफर्टेबली सेल कर सकती हैं। अगर फ्यूचर में टैरिफ रैशनलाइजेशन इम्प्लीमेंट होती है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में और ये ड्यूटीज़ रिड्यूस होती हैं तो प्राइसिंग डायनामिक्स चेंज हो सकती हैं, जिसके नतीजे में इंपोर्टेड स्टील की लैंडेड कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है और इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसका सीधा प्रेशर लोकल कंपनीज की प्राइसिंग पर पड़ेगा और मोस्ट प्रॉब्ली लोकल कंपनीज को अपनी प्राइसेस एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जिससे प्राइसिंग डायनामिक्स और मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है, जो कंपनीज की अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। आइए आपको ड्यूटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ। ड्यूटी प्रोटेक्शन है तो तकरीबन 30%, लेकिन अगर आप सोचें कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा हो और CRC की प्राइस कुछ अरसे के लिए $800 पर टन हो जाए तो आपको तकरीबन $240 पर टन की ड्यूटी प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन वही CRC अगर कभी लो कमोडिटी साइकिल में $400 का हो जाए तो ये ड्यूटी प्रोटेक्शन जो है वो $120 पर टन तक चली जाती है। तो जितना ज़्यादा CRC महंगा होता है उतनी ज़्यादा ड्यूटी प्रोटेक्शन का इम्पैक्ट जो है वो लोकल कंपनीज इंजॉय करती हैं। तो आपने इस बिज़नेस को समझने में एक और चीज़ एनालाइज कर ली कि CRC की प्राइस क्या चल रही है, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक और डेवलपमेंट आपसे शेयर करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के कंपटीशन कमीशन ने आयशा स्टील और इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड पर कार्टेलाइजेशन और प्राइस फिक्सिंग के चार्जेस के सिलसिले में एक्शन लिया है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये कार्टेल जुलाई 2020 से दिसंबर 2023 तक ऑपरेट करता रहा, जिससे फ्लैट स्टील की प्राइसेस आर्टिफिशियली 111% तक बढ़ गई। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ISL पर रुपीज़ ऑलमोस्ट 650 मिलियन और ISL पर रुपीज़ ऑलमोस्ट 900 मिलियन का फाइन लगाया है। कंपनीज ने कहा है कि वो इस डिसीजन को रिव्यू कर रही हैं और नेसेसरी स्टेप्स लेंगी। कंपनीज ने इस रेगुलेटरी डिसीजन को चैलेंज करने का इरादा जाहिर किया है और मैटर लीगल प्रोसेस के अंडर है और फाइनल आउटकम कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें, क्योंकि ये दूसरे सेक्टर्स में भी इस तरह के फाइन्स होते रहते हैं, तो कंपनीज यूजुअली इस तरह के फाइन्स को कोर्ट में चैलेंज करने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में किस साइड का केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये टाइम के साथ ही पता चलेगा। सो आज हमने डिटेल में फ्लैट स्टील को समझा, सेक्टर की फ्यूचर आउटलुक, ड्यूटी प्रोटेक्शन, फाटा पाटा एग्जेम्पशंस, सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को
एक ओनर के नज़रिए से समझ लें तो जॉइन अस ऑन दिस मिशन एंड एक्सप्लोर आवर सर्विसेज एंड एजुकेशनल मटेरियल इन इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड के स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है सैलरी इज़ गुड फॉर डेली एक्सपेंसेस बट वेल्थ इज़ बिल्ट बाय ओनिंग एसेट्स, और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने की आदत को अडॉप्ट करना। सी यू इनसाइड। और अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या आज आपको फ्लैट स्टील कंपनीज का बिजनेस मॉडल और उनकी ऑपरेशंस ओनर के नज़रिए से समझ आई, और आप फ्लैट स्टील सेक्टर में कौन से 2 की मैट्रिक्स हैं जो कि हमेशा एनालाइज करेंगे बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और सेकेंडली आपने मुझे कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से फ्लैट स्टील डिमांड और मार्जिन्स का ट्रेंड नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कैसा रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स अपने सर्कल में सबको बताते रहिएगा। ये वीडियो आपने अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर करनी है ताकि वो भी बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करे और रिच माइंडसेट की हैबिट्स जो है वो अडॉप्ट करे। और अगर आपने अभी तक हमारी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली स्टील की कंपनीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करें। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।